Today, my topic of anatomy lecture is applied anatomy of stomach. तो आज का जो टॉपिक है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ स्टमक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अबाउट गैस्ट्राइटिस. देखिए गैस्ट्राइटिस जो है ये इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक. गैस्ट्राइटिस क्या है? ये आइटिस जो है ये सफिक्स है और गैस्टर जो है, गैस्टर का मतलब होता है स्टमक. गैस्टर मतलब स्टमक. तो इन्फ्लामेशन जो है आइटिस को इन्फ्लामेशन कहते हैं. इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस. ये स्टमक जो है इसी के इन्फ्लामेशन को जो है मतलब गैस्ट्राइटिस कहते हैं. तो स्टमक के दीवार में जो है 4 लेयर होते हैं. बाहर से एक सीरस लेयर होता है, बाहर वाला ये सीरस लेयर है. उसके बाद सेकंड लेयर जो है ये मस्कुलर लेयर है और ये थर्ड लेयर है ये सबम्यूकस लेयर है. सबम्यूकस लेयर. तो ये ब्लैक वाला जो है ये इनर मोस्ट लेयर है जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं. और ये कॉलमनर सेल से बना होता है जो है. तो कोई भी जो है मतलब इन्फ्लामेशन की जो बात होती है तो इसी म्यूकस लेयर को जो है फेस करना पड़ता है. कोई भी जो है मतलब चाहे सॉलिड फूड हो या लिक्विड फूड हो तो भोजन आदमी जब ग्रहण करता है जो है तो इसी गैस्ट्रिक ल्यूमेन फूड आता है और इसी म्यूकस लेयर को फेस करना पड़ता है. तो यही पूरा जो है कोई भी मतलब हार्मफुल चीज़ हो या यूजफुल चीज़ हो तो हर फायदेमंद और नुकसान दोनों चीज़ों को मतलब मुकाबला ही करता है. तो अगर यूजफुल चीज़ है तो कोई बात नहीं, लेकिन हार्मफुल चीज़ है जो है तो ये डिफेंस लेता है. और अगर वो हार्मफुल चीज़ ज़्यादा इससे स्ट्रांग हो गया तो उस डिफेंस में जो है लोकल रिस्पांस होता है. इसकी वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है. ब्लड सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाता है म्यूकस ब्रेन में और रेडनेस आ जाती है और टेम्परामेंट ऑफ ब्लड जो है ये हार्ट होता है तो गर्म भी हो जाएगा, स्वेलिंग भी आ जाती है और पेन भी होता है. तो ये चारों प्रॉब्लम के मतलब कलेक्शन को जो है रेडनेस ये लाल हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन. और यहाँ पर जो है मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा जो है ये टच करने से जो है ये मतलब गर्म महसूस होगा. और उसके बाद हार्डनेस हो जाएगा और ट्यूमर स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन में, सूजा हुआ लगेगा और दर्द होगा जो है, पेन होगा, डोलर. इस तरह से चारों प्रॉब्लम ल्यूबर, कैलर, ट्यूमर, डोलर, तो ये चारों प्रॉब्लम का कलेक्शन जो है इन्फ्लामेशन कहलाता है. मतलब तो इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक. तो स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन के चारों कॉर्डिनल साइन अगर आ गए तो दैट इज गैस्ट्राइटिस. तो इस गैस्ट्राइटिस के जो है मतलब जो मेन काज होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो है जो कि हेलिकोबैक्टर, हेलिको मतलब होता है हेलिकल शेप. हेलिको ऑन द बेसिस ऑफ शेप. इस तरह से बैक्टीरिया का जो शेप होता है जो है ये इस तरह होता है जैसे डीएनए का जो है हेलिकल शेप होता है. तो ये डीएनए लाइक बैक्टीरिया होता है जो है. और ये पाइलोरी जो टर्म आया है ये जो पाइलोरिक एंट्रम होता है जैसे एनाटॉमी ऑफ स्टमक में हमने बताया था कि ये स्टमक के 2 पार्ट होते हैं. एक मतलब कार्डियक पार्ट होता है जिसमें फंडस होता है और बॉडी होता है और एक पाइलोरिक पार्ट होता है जिसमें पाइलोरिक एंट्रम होता है और पाइलोरिक कैनाल होता है. तो ये बैक्टीरिया इसी पाइलोरिक एंट्रम में जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है. पाइलोरिक एंट्रम, दिस इज पाइलोरिक एंट्रम. तो दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द पाइलोरिक एंट्रम. तो ये पाइलोरिक टर्म आया है. और हेलिको जो है इसलिए आया है क्योंकि इसका जो शेप होता है जो है ये मतलब हेलिकल शेप होता है जो है जैसे डीएनए का शेप होता है जो है हेलिकल शेप. तो उसी तरह ये बैक्टीरिया का शेप होता है. और इसका जो है मतलब गैस्ट्राइटिस के बारे में रिसर्च जो है ये वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो है जिसका नाम है रोबिन, ROBIN, रोबिन जो है ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं. कहाँ के? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जो है. तो ऑस्ट्रेलिया के ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जिनका बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 17 अप्रैल जो है और 1669 में हुआ था. यानी 17 अप्रैल 1669 में इनका जन्म जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जो है. और ये जो है क्या नाम है और इनका डेथ जो है 3 अप्रैल और
1760 में जो है मतलब इनका डेथ हो गया था, इनका जो है डेथ हो गया था। तो इन्होंने ही इस बैक्टीरिया का खोज किया था जो है, और इन्होंने ही बताया था कि मतलब गैस्ट्राइटिस का जो मोस्ट कॉमन काज है वो इन्फेक्शन होता है। तो यही जो है बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये गैस्ट्राइटिस का जो है मेन काजल एजेंट होता है। तो सबसे पहले मतलब तो इन्फेक्शियस गैस्ट्राइटिस इसी की वजह से, इसके इन्फेक्शन से जो है यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। और बहुत से सिगरेट स्मोकिंग भी है, और ये जो लोग सिगरेट पीते हैं जो है तो उनका स्मोक भी, उसमें 4000 फ्री रेडिकल्स होता है जो है, तो यहाँ पर जो है धुआं आता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पैदा करता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पर। तो जो कॉलम म्यूकस सेल्स होता है तो उसकी वजह से भी सिगरेट स्मोक से भी होता है। और क्योंकि उसमें 4000 फ्री रेडिकल्स होते हैं, पॉइजन होता है समझो, एक सिगरेट के धुएं में जो है पॉइजन होता है, 4000 पॉइजन होता है जो है। तो फ्री रेडिकल्स की वजह से भी जो है यहाँ पर सिगरेट का धुआं होता है। एल्कोहल से भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है, एल्कोहल से, और बहुत से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है ये मतलब एक ग्रुप है, मतलब इसमें ये सब आता है। नॉन स्टेरॉयडल यानी कि स्टेरॉयड जो है वो नहीं है, स्टेरॉयड नहीं, नॉन स्टेरॉयड मतलब स्टेरॉयड नहीं, स्टेरॉयड उसे कहते हैं जो कि जिसका रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल होता है जो है, तो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ कोई चीज़ हो तो दैट इज स्टेरॉयड। तो स्टेरॉयड में जैसे प्रोस्टान हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया, और एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन हो गया, कार्टिसोल हार्मोन हो गया, तो ये सब जो है ये स्टेरॉयड होते हैं जो है। ये सब क्या है? स्टेरॉयड है। डेक्सामेथासोन होगा, बीटा मिथासोन है, ये सब स्टेरॉयड हैं। और नॉन स्टेरॉयड मतलब ये एसिड से बना, जैसे कि मतलब प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड से, जैसे कि आइब्यूप्रोफेन ये एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटी भी रखता है, इन्फ्लामेशन को दूर, और एनाल्जेसिक क्वालिटी भी रखता है, एनाल्जेसिक दर्द को भी दूर, पेन रिलीवर होता है, और एंटी पायरेटिक भी जो है रोल अदा करता है। तो आइबुप्रोफेन के अंदर जो है मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, और एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो इस तरह से ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी में मतलब प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव जैसे आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, फ्लर्बिप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, फिनोप्रोफेन है, ये सब जो है जितने भी डाइक्लोफिनेक सोडियम है, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम है, नाइम सुलाइड है, और ये रोफिकॉक्सिब है, इंडोमिथासिन है, मिफेनेमिक एसिड है, ये सब क्या है? ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। तो जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ खा लिए, ये भी मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का जो है यूज़ भी करना, ये भी गैस्ट्राइटिस का काज होता है। इस तरह से देयर आर मेनी काज ऑफ द गैस्ट्राइटिस। तो मोस्ट कॉमन काज एचसीएल भी जो है, एचसीएल हाइपर एसिडिटी है, तो एचसीएल जो है मतलब अगर ज़्यादा सिगरेट हो रहा है पैराइटल से, तो यहाँ पर एचसीएल की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो गैस्ट्राइटिस आर टू टाइप्स, गैस्ट्राइटिस आर टू टाइप्स। एक तो एक्यूट होता है, एक गैस्ट्राइटिस जो है एक्यूट होता है। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब आज मैं खड़ा हूँ तुरंत जो है स्टमक पेन हो, यहाँ भी गैस्ट्रिक पेन होना शुरू हो जाए जो है, इसे कहते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस आर टू टाइप्स, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन और क्रॉनिक मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है ये कम वक्त में होता है, इसमें कम समय लगता है, खड़ा हूँ थोड़ी देर के बाद जो है गैस्ट्रिक पेन हो, नादिया हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस है। कोई भी चीज़ जब कम से कम टाइम में हो तो दैट इज एक्यूट, और अगर कोई चीज़ धीरे धीरे हो, लॉन्ग ड्यूरेशन में हो, तो उसे क्रॉनिक कहते हैं। तो इस तरह से गैस्ट्राइटिस आर जो है टू टाइप, एक्यूट एंड क्रॉनिक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला जो गैस्ट्राइटिस होता है उसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहते हैं, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाला जो होता है उसे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और इरोजन
एक इरोसिव गैस्ट्राइटिस होता है और नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस। नॉन इरोजन मतलब ये जो स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो है, इसमें अगर ये छिल जाए जो है, ये मतलब डैमेज हो जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन का डैमेजिंग शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो इसे आदमी गिरता है, रगड़ खाता है, छिल जाता है। तो अगर ये छिल जाए तो और इन्फ्लामेशन भी हो तो उससे जो है मतलब इरोसिव गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और अगर खाली लाल रहे जो छिले ना जो है तो उसे नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और बहुत से मतलब टर्म है, अगर ड्रग की वजह से होता है तो ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, जिसे कि यहाँ पर पैनिस्टोइडल इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है उसको दिया गया, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ तो उसे कहेंगे ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। और अगर अल्कोहल की वजह से हुआ तो अल्कोहल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। जो लोग शराब पीते हैं एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल, तो अगर वहाँ स्टमक में गया और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ तो उसे कहेंगे अल्कोहल इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। और अगर टेंशन हुआ, स्ट्रेस की वजह से हुआ, बहुत से स्ट्रेस होते हैं ज़िंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत से जो है एग्जामिनेशन का भी स्ट्रेस होता है। और तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन जो है मतलब जो वेगस नर्व होता है स्टमक को सप्लाई करता है, तो वो भी जो है अगर ज़्यादा टेंशन है तो वेगस नर्व जो है वहाँ से एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा करवाएगा स्टमक से के पैराइटस से, तो उसकी वजह से एसिड जब ज़्यादा सिक्रेट होगा तो यहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो उसे कहेंगे स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस। इस तरह से देर आर मेनी टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। और जो अगर एंटीबॉडी जो इसका प्रोडक्शन करता है उसकी उसमें म्यूटेशन हो गया जो है तो उससे जो है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, यानी कि यहाँ पर जो है खुद ब खुद हो गया जो है इम्यूनिटी जो है गड़बड़ हो गई, इम्यूनिटी के कमज़ोर हो जाने की वजह से भी जो है ये गैस्ट्राइटिस हो जाता है जो है। तो अब देखिए दूसरा जो मतलब इसका अप्लाइड एनाटॉमी स्टमक का है वो गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्राइटिस होगा फिर उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए स्टमक का जो म्यूकस ये मेम्ब्रेन है, स्टमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो है, ठीक है, एक कंटिन्यूटी है म्यूकस सेल की जो है बॉडी से, मतलब ये देखिए ये जो मतलब फिंगर है पांचों, ये म्यूकस मतलब मेम्ब्रेन का सेल है कॉलमनर सेल। कॉलमनर मतलब खंबा की तरह, जिसकी लंबाई जो है ज़्यादा हो, ऐसा सेल जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, दैट इज कॉलमनर सेल। तो कॉलमनर सेल से बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अगर एसिड गिरा यहाँ पे और एक सेल जो है इसकी डेथ हो गई, नेक्रोसिस हो गया, तो बीच में जो है गैप आ गया। देखिए बीच में जो है मतलब यहाँ पे गैप आ गया, तो ये जो गैपिंग हो रही है, डिसकॉन्टिन्यूटी होती है जो है मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो उससे एक कुंड बन गया, एक जख्म बन गया, जिस डिसकॉन्टिन्यूटी, जैसे यहाँ पे 3 सेल है, अगर ये सेल जो है एसिड की वजह से जो है ये सेल गायब हो जाए बीच में, तो ये गैप आ गया, इसी को जो है अल्सर कहेंगे, इसी उन्होंने अल्सर, अल्सर। तो ये अल्सर जो है मतलब व्हाट इज अल्सर? अल्सर इज अ वुंड, अल्सर इज अ वुंड यानी डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक। तो यही जो एक कॉन्टिन्यूटी थी, एक सेल जो है 1 2 3 4 ये सेल्स जो है, अगर कोई सेल म्यूकस मेम्ब्रेन का ये डेथ हो जाए और वहाँ पर जगह खाली हो जाए, तो ये जो जगह खाली हुआ इसी को अल्सर कहते हैं, इसी को है अल्सर। तो क्योंकि स्टमक में है तो इससे जो है मतलब क्या कहते हैं, इसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और जो कॉमन साइट होता है अल्सर का, गैस्ट्रिक अल्सर का, वो लेसर कर्वेचर होता है, लेसर कर्वेचर होता है। और यहाँ पर क्यों बोले कि किसी भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन होता है ये लेसर कर्वेचर इज द कॉमन साइड ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर। क्यों? क्योंकि यहीं पर जो है गैस्ट्रिक कैनाल होता है, गैस्ट्रिक कैनाल। और गैस्ट्रिक कैनाल जो है क्या होता है, इसका पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ल्यूमेन। तो गैस्ट्रिक ल्यूमेन का वो हिस्सा जो व्हिच इज अलोंग द लेसर कर्वेचर इज नोन एज गैस्ट्रिक कैनाल। गैस्ट्रिक कैनाल है तो कोई भी लिक्विड फूड या सॉलिड फूड जो है, अगर लिक्विड फूड आता है जो है और यहाँ पर गैस्ट्रिक कैनाल में, तो सबसे पहले जो है फेस यही करेगा, यही लेसर कर्वेचर करेगा जो है। तो कोई भी फूड कई किस्म का होता है, कोई इरिटेंट फूड भी होगा, कोई कड़वा मिर्च वगैरह जैसे मिर्चा उर्चा होता है जो है, ठीक है, कोई तीखा चीज़ है जो है, तो इरिटेशन पैदा करेगा जो है। तो ये जो है जो लोग बहुत ही मतलब
जल्दबाज होते हैं खाने पीने में, फटाफट जो है हरी वरी स्पाइसी करी। तो हरी जो जल्दबाज लोग होते हैं फटाफट जो है निकलते जाते हैं जो है, और इसको मतलब पूरा फेस करना पड़ता है। वरी खाते भी हैं और चिंता भी करते हैं, टेंशन भी उनको रहता है जो है। तो जो चिंतित होते हैं मतलब सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है लेकर के घूमते हैं जो है, तो ये टेंशन होता वो वेगस ना जो ब्रेन होता है, तो वेगस जो है पैराइटस को स्टिमुलेट करता है, और ये सेल का सिक्रेशन तो वरी। और स्पाइसी करी में वही मिर्च मसाला जो है, जो लाल मिर्च होता है और ये हरा मिर्च होता है, और सब जो है नमक वमक जो है साल्टी चीज़ें ज़्यादा जो है इसको फेस कराते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है ज़्यादा मतलब जो है अल्सर होता है। तो इस तरह से जो है लेसन कर्वेचर इज द कॉमन साइड ऑफ द अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा जो है, तो ये एपिगैस्ट्रिक जो है पेन होगा, जो एपिगैस्ट्रिक जो है यहाँ पर टेंडरनेस होगा जो है, और टेंडरनेस जो है इसे ये एपिगैस्ट्रियम है। तो एपिगैस्ट्रियम का जो मतलब ये लेफ्ट हाफ, तो यहीं पर जो है मतलब स्टमक का पाइलोरी पार्ट होता है, तो यहीं पर जो है मतलब गैस्ट्रिक अल्सर का जो पल्पेशन अगर पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, तो यहाँ लेफ्ट हाफ ऑफ द एपिगैस्ट्रियम। अगर राइट हाफ में यहाँ पे हो रहा है जो है, तो ये ड्यूडेनम का पहला पार्ट होता है जो है, तो यहाँ पर ड्यूडेनल अल्सर जो है यहाँ पे होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो है ये मतलब एपिगैस्ट्रियम के लेफ्ट हाफ में जो है पेन होगा, टेंडरनेस होगा, और ड्यूडेनल अल्सर में यहाँ पर राइट हाफ में जो है एपिगैस्ट्रियम का जो राइट हाफ होता है यहाँ पे दर्द होता है जो है। और गैस्ट्रिक अल्सर जो पेन होता है जो है, ठीक है, तो इसमें अगर पेशेंट जो है फूड लेता है जो है, तो आफ्टर टेकिंग द फूड ये दर्द जो है मतलब बढ़ जाता है। फूड पेन पैटर्न, इसमें फूड पेन यानी खाना जो है मतलब गया स्टमक के अंदर तो पेन जो है पैदा हो, फूड पेन पैटर्न जो है पेन पाया जाता है। यानी भोजन के साथ जो है फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेन इन द केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो है मतलब खाना जो है अगर आदमी खाए तो तुरंत पेन होती है, पेशेंट जो है डरता रहता है। गैस्ट्रिक अल्सर का मरीज जो है वो खाना खाने से डरता है, क्यों हम खाना खाएं, क्योंकि पेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन ड्यूडेनल अल्सर का जो पेशेंट होता है जो है वो जो फूड रिलीफ पैटर्न पाया जाता है, फूड रिलीफ पेन पैटर्न। तो यहाँ पर अगर फूड आ गया जो है, तो पेन अगर हो रहा है मतलब ड्यूडेनल अल्सर में, तो रिलीफ मिल जाता है जो है। तो इस तरह से दोनों में फर्क होता है। इसमें पेशेंट जो है खाना खाने से डरता है, इसलिए जो है ये पतला हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। लेकिन इसमें ड्यूडेनल अल्सर में मतलब वेट लॉस नहीं होता है जो है। तो ये दोनों के पेन में गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर के पेन में ये फर्क है कि गैस्ट्रिक अल्सर का पेन एपिगैस्ट्रियम में होता है, और ये ड्यूडेनल अल्सर का पेन एपिगैस्ट्रियम में होता है। फर्क ये है कि जो लेफ्ट हाफ ऑफ द एपिगैस्ट्रियम है, यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर का पेन होगा, लेफ्ट हाफ गैस्ट्रिक अल्सर का, और राइट हाफ में जो है ये ड्यूडेनल अल्सर का। कोई भी अल्सर हो, इसके लिए जो है मतलब जो इसका मैनेजमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, तो मतलब एक तो एंटासिड होता है। एंटासिड का मतलब वो दवा और ड्रग जो है जो एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करता है। जैसे कि मतलब ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, और दूसरा एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड जो है ये दोनों एंटासिड हैं। ये जब स्टमक में जो है इनको मतलब भेजा जाएगा, तो ये सीएल को जो है क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड या मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरीन को ले लेगा जो है, और ये वाटर जो है एक हाइड्रोजन ये इसके साथ चला जाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ये इनर्ट होता है जो है। देखिए HCl एसिड होता है, तो इसके अंदर पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेजिंग कैपेसिटी होती है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज कर देता है HCl। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है या एल्युमिनियम क्लोराइड होता है ये डैमेज नहीं, इनर्ट होता है, खुद जो है क्रिय होता है। तो एक तो जैसे कि डाइजीन है, डाइजीन का टेबलेट आता है, डाइजीन। तो डाइजीन में जो है टेबलेट जो डाइजीन का होता है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड होता है। जेलुसिल
जेलुसिल NPS, ये सिरप आता है जो है, तो ये एंटासिड होता है। इसमें भी जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। और म्यूकेन जेल आता है, म्यूकेन जेल, यही जो है एंटासिड। ये सब क्या है, ये डाइजीन सिरप या डाइजीन टेबलेट, जेलुसिल NPS ये भी सिरप होता है, म्यूकेन जेल होता है। तो ये सब जो है एंटासिड होता है। एंटासिड का मतलब होता है द ड्रग्स व्हिच न्यूट्रलाइज द एसिड, यानी HCl को न्यूट्रलाइज करके और मतलब स्टमक में जो है हाइपर एसिडिटी का रिलीफ करते हैं। और दूसरा है H2 ब्लॉकर्स जो है मतलब ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जैसे पैराइटल सेल होता है तो पैराइटल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यहाँ पर हिस्टामिन का रिसेप्टर होता है H2R। तो ये हिस्टामिन जो होता है ये पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करके HCl के बनाने में मदद करता है। तो अगर यहाँ पर हिस्टामिन रिसेप्टर जो है इसको ब्लॉक कर दिया जाए, जो है मतलब हिस्टामिन को काम ना करने दिया जाए, तो HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और ये मतलब गैस्ट्रिक अल्सर का या ड्यूरल अल्सर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि HCl ही जो है मतलब ये अल्सर के फॉर्मेशन में मदद करता है। इस तरह से इसको बनाकर में जैसे कि ये राइनिटिडीन और ये राइनिटिडीन जो है जो 150 mg BD। तो रेनिटिडीन जो है ये H2 ब्लॉकर है और रेनिटिडीन के नाम से ये एसिलाक का टेबलेट आता है। एसिलाक ये बहुत मशहूर है, एसिलाक का है। और राइनटेक टेबलेट है और हिस्टैक टेबलेट है। ये जो है ये एसिलाक टेबलेट क्या चीज़ है, ये मतलब रेनिटिडीन है। और रेनिटिडीन जो है एसिलाक के कंपनी वाले, कोई कंपनी एसिलाक के नाम से जो है लॉन्च करती है मार्केट में, कोई इसी रेनिटिडीन को लेकर रेनटेक के नाम से ये रिलीज करती है और कोई हिस्टैक के नाम से। तो ये ब्रांड नेम है, ये रेनिटिडीन का जो है ब्रांड नेम है और कमर्शियल नेम है, जो है जो कंपनी अपना खुद जो है नाम देती है, लेकिन जो ये अप्रूव्ड नेम है रेनिटिडीन है और यही जो है अप्रूव्ड नेम है, ये ऑफिशियल नेम है और यही जो है जेनेरिक नेम है जो एक डॉक्टर को जानना चाहिए कि रेनिटिडीन ये H2 ब्लॉकर्स है। ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और हिस्टामिन रिसेप्टर कहाँ पे, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो पैराइटल सेल होता है, उसी पैराइटल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये रेनिटिडीन आकर के सिर्फ जो है इसी रिसेप्टर पर बैठ जाता है। रेनिटिडीन और हिस्टामिन को काम नहीं करने देता है और हिस्टामिन जब नहीं काम करना पाएगा तो HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा जो है, और गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर दोनों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। अल्सर जो है हील हो जाएगा, जख्म भर जाएगा जो है। और क्योंकि अल्सर के फॉर्मेशन में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का भी हाथ है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को मारने के लिए जो है एंटीबायोटिक दिया जाता है अल्सर में, जो है जैसे एमॉक्सिसिलिन है और क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है, ये जो है। और ये ठीक है, कोई भी और PPI होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसमें जो है मतलब PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ये पैराइटल सेल होता है जो है, तो पैराइटल सेल के अंदर जो है एक जो है कैनालिकुलस होता है। पैराइटल सेल के अंदर क्या होता है, पैराइटल सेल के अंदर एक जो है कैनालिकुलस होता है, इसे कैनालिकुलस होता है जो है। और कैनालिकुलस जो है दिस इज नथिंग बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैनालिकुलस। ये कैनालिकुलस जो है ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो पैराइटल सेल के अंदर है। इसके साइटोप्लाज्म में पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है दोनों मिलते हैं और कार्बोनिक H2CO3 जो है बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म द कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो ये H2CO3 ये मतलब डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन और ये बाइकार्बोनेट आयन में जो है मतलब टूट जाता है।
और ये हाइड्रोजन आयन जो है इसका इस साइटोप्लाज्म में जो पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म में जो हाइड्रोजन आयन बना है, इसी हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन जो कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके ऑर्बिट में जो आउटर एक ही ऑर्बिट होता है और वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, और एटॉमिक नंबर 1 का मतलब यानी कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से ये हाइड्रोजन आयन बनता है, तो बाकी बचा 1 प्रोटॉन। तो ये हाइड्रोजन एटम इज नोन एज प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन आयन इज नोन एज प्रोटॉन, और इसकी एंट्री जो है साइटोप्लाज्म से अगर कैनालिकुलस में यहाँ आ जाए जो है, इसे कहते हैं प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन पंप इज द एंट्री ऑफ द हाइड्रोजन आयन, एंट्री ऑफ द प्रोटॉन from the cytoplasm of the parietal cell into the canaliculus of the parietal cell is known as proton pump। और इस प्रोटॉन पंप के लिए जो है एक एंजाइम होता है हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एटीपीएज एंजाइम। तो एक एंजाइम होता है पैराइटल सेल के साइटोप्लाज्म में, उसका नाम है हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन एटीपीएस एंजाइम। तो यही एंजाइम जो है इसको जो है हाइड्रोजन आयन की एंट्री करवाता है कैनालिकुलस में, और उसके बाद जो गैस्ट्रिक कैपिलरीज होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, और इस सोडियम क्लोराइड का आयोनाइजेशन होता है ब्लड के अंदर, गैस्ट्रिक कैपिलरीज के ब्लड के अंदर। ये क्लोराइड आयन जो है ये ब्लड से पैराइटल सेल के कैनालिकुलस में आता है, और यही हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिलकर के HCl बनाते हैं। और यही HCl जो है ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, यहाँ पर पैराइटल सेल में HCl बन करके और इसी जो है गैस्ट्रिक जूस में ल्यूमेन में आ जाता है। तो दिस HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द पैराइटल सेल, और यही जो है पीपीआई जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यानी कि ये प्रोटॉन जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो इसका एंट्री जो होता है कैनालिकुलस में, अगर इसको रोक दिया जाए, इनहिबिटर में रोकने वाला जो है, तो ये हाइड्रोजन आयन जो यहाँ नहीं आ पाएगा और ये नहीं हो रहा। और ये जो बाइकार्बोनेट है ये ब्लड के अंदर चला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। देखिए यहाँ पर क्लोराइड आयन ब्लड का गैस्ट्रिक कैपिलरी में जो ब्लड है वो क्लोराइड आयन आ करके यहाँ पर पैराइटल सेल के अंदर आ जाता है, कैनालिकुलस में आता है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन पैराइटल सेल के अंदर बना है ये ब्लड के अंदर चला जाता है, सोडियम आयन के साथ बाइकार्बोनेट आयन जो है ये जुड़ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और क्लोराइड आयन जो ब्लड का है वो पैराइटल सेल के कैनालिकुलस